नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। चर्चा की जाएगी हमारा अतीत कक्षा 7 का पाठ नंबर 9। जैसे कि आप देख रहे हैं, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। क्षेत्रीय संस्कृतियों के विषय में जानेंगे। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, संस्कृति किसे कहा जाता है। संस्कृति किसी क्षेत्र की भाषा है, खान पान है, वस्त्र है, रहन सहन है, उस समाज में चले विभिन्न काव्य है, नृत्य, संगीत, चित्रकला, इन सब चीज़ों को क्या कहा जाता है? संस्कृति कहा जाता है। संस्कृति एक व्यापक शब्द है। जैसे कि हमने कहा, भाषा, भोजन, खान पान, रहन सहन, वस्त्र, वेशभूषा और काव्य, नृत्य, संगीत, चित्रकला, उस क्षेत्र के जो विशेषताएं होती हैं वह सब संस्कृति का अंग होते हैं। इसके विषय में हम जानेंगे कि क्षेत्रीय जो संस्कृतियां थीं उनका विकास कैसे हुआ। लोगों का वर्णन करने का एक सबसे सामान्य तरीका उनकी बोलचाल की भाषा से उन्हें परिभाषित करना है। अगर लोगों का हम सामान्य तरीके से वर्णन करें तो उनकी बोलचाल की भाषा क्या है उसके बारे में कहते हैं। जैसे तमिल या उड़िया कह देते हैं। हम तमिल या उड़िया कहते हैं तो इससे ये पता चलता है कि जो तमिल भाषा बोली जाती है वह तमिलनाडु में बोली जाती है, जबकि जो उड़िया भाषा बोली जाती है वह उड़ीसा में बोली जाती है। हमें पता लग जाता है कि ये लोग तमिलनाडु के हैं, तमिल हैं और उड़ीसा के हैं, उड़िया भाषा बोलते हैं। इसी तरीके से हम प्रत्येक क्षेत्र के कुछ खास किस्म के भोजन हैं, वस्त्र हैं, काव्य हैं, नृत्य है, संगीत और चित्रकला से जोड़ा करते हैं। कभी कभी हम इन अस्मिताओं को मानकर चलते हैं और सोचते हैं कि ये युग युगांतरों से अस्तित्व में है, किंतु भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजक सीमाओं के बनने के समय की भूमिका रही है। इनका मतलब जो भिन्न भिन्न समय आया और अस्तित्व में ये युग युगांतरों के साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में ये क्या रहे, अलग अलग रहे, जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृतियाँ समझते हैं। वह समय के साथ साथ बदली और सच तो यह है कि आज भी बदल रही है। मतलब संस्कृति वह होती है जो निरंतर क्या होती है, परिवर्तनशील, थोड़ा कुछ न कुछ उसमें बदलाव आता है। जैसे आप लोग खान पान में ही ले लीजिए कि जो आज से 50 साल पहले या 20 साल पहले लोग खाया करते थे उसमें काफ़ी परिवर्तन आ गया है। वैसी ही वेशभूषा, पहनावा या नहीं, और साथ ही साथ अनेक तरीके के क्या आ गए हैं, बदलाव आ गए हैं। तो ये क्या होता है, बदलते रहता है। ये क्षेत्रीय संस्कृतियाँ क्या होती हैं, जटिल प्रक्रियाओं से विकसित हुई हैं। इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीप के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया है। जो संस्कृतियाँ होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, मिल घुल जाती हैं और थोड़ा थोड़ा करके बदल जाती हैं। जैसे ये स्थानीय संस्कृतियाँ उपमहाद्वीप के अन्य संस्कृतियों से मिली और ये अधिक संपन्न हो गई। मतलब लोगों ने क्या किया कि दूसरी संस्कृति के कुछ अच्छे चीज़ों को अपना लिया और अनेक चीज़ें जो उनकी संस्कृति की अच्छी थी वो दूसरे लोगों ने अपनाई, और कुछ परंपरा तो कुछ विशेष क्षेत्रों की अपनी हैं। कुछ परंपराएं होती हैं जो वह भी संस्कृति का हिस्सा होती हैं, वह कुछ अपनी होती हैं, कुछ विशेष क्षेत्रों की होती हैं, जबकि कुछ अन्य भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एक समान प्रतीत होती हैं। परंतु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य परंपराएं एक खास इलाके के पुराने रीति रिवाजों से तो निकली है, परंतु अन्य क्षेत्रों में जाकर उन्हें एक नया रूप ले लिया है। अब कुछ परंपराएं ऐसी होती हैं कि किसी एक खास क्षेत्र से निकले, लेकिन किसी दूसरे क्षेत्र में जा करके उनका रूप क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। आइए देखें, चेर और मलयालम भाषा का विकास के संदर्भ में आइए भाषा और क्षेत्र के बीच अंतर संबंध के एक उदाहरण से अपना विश्लेषण प्रारंभ करें। महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप
के दक्षिण पश्चिमी भाग में जो आज के केरल राज्य का हिस्सा है। प्रायद्वीप भाग मतलब भारत का जो दक्षिणी भाग है वह तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहा जाता है। इसका जो दक्षिण पश्चिम वाला क्षेत्र है केरल राज्य, केरल राज्य क्या था आज से पहले, या नहीं आज से पहले नहीं मतलब स्वतंत्रता से पहले या 9वीं शताब्दी के आसपास यहाँ पर क्या हुआ करता था, चेर राज्य का शासन हुआ करता था या चेर राज्य के रूप में यह जाना जाता था। 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया चेर राज्य। संभवतः यहाँ मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी। शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया है। मलयालम भाषा का बोली जाती थी 9वीं शताब्दी में केरल में करके हम कैसे पता लगाते हैं, क्योंकि उस समय के जो शासक वर्ग थे उन्होंने इस मलयालम भाषा का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया है। वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। क्षेत्रीय भाषा का सबसे पहला उदाहरण हम कहेंगे तो मलयालम भाषा है, जो केरल के चेर राज्य में अभिलेखों में लिखा गया है। जबकि अगर हम बात करें भारतीय इतिहास की, तो भारतीय इतिहास में जो अभिलेख लिखने की परंपरा का प्रारंभ हुआ था वह अशोक सम्राट के समय में शुरू हुआ था, जिनके अभिलेख अनेक लिपियों में मिलते हैं। मुख्य रूप से ब्राह्मी लिपि का प्रयोग अशोक महान ने या सम्राट ने किया था। आइए देखा आगे। साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया। जो चेर लोग थे इन्होंने क्या किया, संस्कृत की परंपराओं, संस्कृत जो भाषा है उसकी परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया। मलयालम में लिखा हुआ एक यहाँ पर आप देख सकते हैं, आरंभिक केरल का एक अभिलेख यहाँ पर है। किस तरीके से मलयालम भाषा लिखी जाती है आप यहाँ पर देख सकते हैं। संस्कृत से बहुत कुछ अपनाया। केरल का मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है। जो केरल का एक प्रमुख मंदिर है रंगमंच, उसकी परंपरा आज तक बरकरार है। संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियाँ जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई गई हैं, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी हैं। मतलब संस्कृत से कुछ न कुछ मलयालम भाषा ने उन ग्रंथों को लिखने के लिए या उन कृतियों को लिखने के लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए कहा गया है कि मतलब संस्कृत की ऋणी है। यह भी एक काफ़ी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ क्या है, लीला तिलकम, जो व्याकरण तथा काव्य शास्त्र विषयक है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि लीला तिलकम किस भाषा में लिखा गया है। मलयालम भाषा में लिखा गया है। नंबर 2 चीज़, यह किससे संबंधित है, यह व्याकरण और काव्य से संबंधित है। नंबर 3 जो यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि इसकी शैली क्या है। जो लीला तिलकम है उसकी शैली मणिप्रवालम शैली में लिखा गया है। मणिप्रवालम शब्द का अर्थ होता है हीरा और मूंगा। ये भी प्रश्न बन सकता है कि मणिप्रवालम शब्द का अर्थ क्या होता है। मणिप्रवालम शब्द का अर्थ हीरा और मूंगा होता है, जो यहाँ के दो भाषाओं संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर क्या करता है, संकेत करता है। आगे देखें, शासक और धार्मिक परंपराएं, जगन्नाथी संप्रदाय। अन्य क्षेत्रों में भी क्षेत्रीय संस्कृतियाँ क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई थी। जो क्षेत्रीय धार्मिक परंपराएं थी उससे भी संस्कृतियों का क्या होता है, निर्माण होता है। इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण अगर हम देखें तो पूरी उड़ीसा में जो जगन्नाथ का संप्रदाय, या नहीं जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ दुनिया का मालिक जो विष्णु का पर्यायवाची है, आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजाति लोगों द्वारा बनाई जाती है, जिससे यह तात्पर्य निकाला जाता है कि जगन्नाथ मूलतः एक क्या थे, स्थानीय देवता थे, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया।
अ, आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा कि जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? जगन्नाथ मंदिर पुरी, उड़ीसा के पुरी नामक स्थान में है। और दूसरा प्रश्न बन सकता है कि जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा किसके द्वारा बनाई जाती हैं? स्थानीय जनजातियों के द्वारा बनाई जाती हैं। 12वीं शताब्दी में गंगवंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अंतरवर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। उसके बाद 1230 में राजा अन अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित क्या किया? अपने आप को समर्पित कर दिया जगन्नाथ के लिए। और मंदिर बनवाने के लिए अनंग भीम तृतीय ने अपना पुरुषोत्तम जगन्नाथ सॉरी जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं क्या हो गए? जगन्नाथ के प्रतिनियुक्त हो गए। मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो बालभद्र हैं, सुभद्रा हैं और जगन्नाथ की लघु मूर्तियाँ हैं, ये तालपत्र पांडुलिपि उड़ीसा में इस प्रकार से यहाँ पर काष्ठ कला के द्वारा ये मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। ये इससे पहले आप लोगों को ये देखा था कि मलयालम भाषा का एक लिपि किस रूप में यह लिखी जाती है। आगे देखें, जो इस मंदिर को तीर्थ स्थलों यानी तीर्थ की यात्रा केंद्र के रूप में महत्व मिला, जो जगन्नाथ का पुरी मंदिर था, इसकी सामाजिक और राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल हैं, मराठे हैं, अंग्रेज हैं, इन सब ने क्या किया? इस मंदिर पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। वे सब महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता उनका शासन क्या कर लेगी? स्वीकार कर लेगी। आप देख सकते हैं जगन्नाथ पुरी का मंदिर यह है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? पुरी, उड़ीसा में है। आप लोग ये चित्र के माध्यम से देख पा रहे होंगे जगन्नाथ मंदिर जो पुरी, उड़ीसा में है। आइए आगे देखें, राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को आज जहां का अधिकांश राजस्थान स्थित है राजपूताना कहते थे। इससे यह समझा जा सकता है कि वह एक ऐसा प्रदेश था जहां केवल अथवा प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे। लेकिन यह बात क्या है? आंशिक रूप से ही सत्य है। ऐसे अनेक समूह और आज भी हैं जो उत्तरी भारत तथा मध्य भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते हैं। यह भी सच है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते थे। तथापि अक्सर यह मान लिया जाता है कि राजपूत ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की। ये सांस्कृतिक परंपराएं वहाँ के शासकों के आदर्शों तथा अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई हैं। लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा। पृथ्वीराज अध्याय 2 में हमने पढ़ा, एक ऐसे ही शासक थे। ये शासक ऐसे सूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखते थे जिन्होंने रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु को वरण किया, मतलब मृत्यु प्राप्त की, मगर पेट नहीं दिखाई। राजपूत जो सूरवीर हैं उनके विषय में हम आगे बात करें उससे पहले आप देख सकते हैं राजकुमार राजसिंह का एक यहाँ पर चित्र दिया गया है, तस्वीर दी गई है कि कहानियों, काव्यों एवं गीतों में सुरक्षित हैं। जो ये इनकी शूरवीरता की कहानियां हैं वह काव्यों, गीतों के माध्यम से सुरक्षित हैं। ये विशेष रूप से प्रशिक्षित चारण भाटों के द्वारा गाई जाती थी। ये काव्य एवं गीत ऐसे शूरवीरों की स्मृतियों को सुरक्षित रखते थे और उनसे यह आशा की जाती थी कि वे अन्य जनों को भी शूरवीरों का अनुसरण करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करेंगे। साधारण जन भी इन कहानियों से आकर्षित होते थे। इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियों और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य,
क्रोध आदि प्रबल संवेगों का चित्रण होता था। क्या स्त्रियों को भी इन कहानियों में स्थान प्राप्त था? जी हाँ, कभी कभी वे झगड़े के कारण के रूप में विद्यमान हैं। जो ये कहानियाँ हैं या गाथाएं हैं, इसमें स्त्रियों का भी वर्णन हुआ है। जब स्त्रियों को जीतने के लिए अथवा उनकी रक्षा के लिए आपस में क्या करते थे, लड़ते थे। कहीं कहीं पर यह भी चित्रित किया गया है कि वे स्त्रियां जो अपने सूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों में अनुसरण करती थी। सती प्रथा यानी ही विधवाओं द्वारा अपने मृतक पतियों की चिता पर जिंदा जल जाने की प्रथा भी कुछ इसी कहानी में उल्लेख पाया जाता है। सती प्रथा क्या थी? सती प्रथा मतलब जब किसी विवाहित के पति का क्या हो जाता था, युद्ध क्षेत्र या रणभूमि में मृत्यु हो जाती थी, तो उसके शव के साथ चिता पर जो उसकी पत्नी होती थी उसे भी जिंदा जलाया जाता था या जिंदा उस चिता में जलना होता था, जिसे क्या कहते थे, सती प्रथा कहते थे। इस प्रकार जो शूरवीरता के आदर्शों का पालन करते थे, उन्हें अक्सर इस आदर्श के लिए अपने जीवन का बलिदान करना होता था। इन आदर्शों को बरकरार रखने के लिए क्या करना होता था? अपने जीवन का बलिदान करना होता था। आपके इलाके के आसपास अगर ऐसी कोई परंपराएं रही हैं सूरवीरों की या वीर गाथाओं की, तो आप लोग लिख सकते हैं और वह इन राजपूतों के वीरतापूर्वक आदर्शों से कितना सम्मान खाती हैं, कितना सम्मान है, वह भी आप बता सकते हैं। यह यहाँ पर कहा गया है, क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य की कहानी। कथक नृत्य के विषय में हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। यदि शूरवीरता की परंपराएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूपों में मिल सकती हैं, तो नृत्य के विषय में भी यही सच है। आइए नृत्य के एक रूप कथक के इतिहास को देखें। कथक नृत्य कैसे प्रारंभ हुआ और आधुनिक में उसका स्वरूप क्या है, इसके विषय में हम यहाँ पर जानेंगे। यह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी है। प्रश्न पूछा जाएगा कि कथक नृत्य का संबंध किन क्षेत्रों से है, तो आप लिख सकते हैं उत्तर भारत, या कभी कभी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, या इस तरीके से एक राज्य का नाम दे सकता है। आप लोगों को उत्तर भारत याद रखना है। कथक नृत्य, कथक शब्द कथा शब्द से निकला है। कथक शब्द किससे निकला है? कभी प्रश्न ये न पूछा जाए कि कथक शब्द किससे निकला है। कथा से निकला है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए लिया जाता था। कथक मूल रूप से एक उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वालों की एक क्या थी, जाति थी। ये कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथावाचन को अलंकृत किया करते थे। 15वीं और 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ जो ये कथक जो कथा होती थी कथक शैली में, वो एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। आप देखें, जो पहले कहानीकार कथा सुनाते थे हाव भाव का, वह 15वीं और 16वीं शताब्दी में क्या होने लगा, भक्ति आंदोलन के प्रभाव में एक विशिष्ट नृत्य का शैली धारण करने लगा। राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान कहानियाँ लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जिसे रासलीला कहा जाता था। रासलीला में अनेक लोक नृत्य के साथ कथक कथाकार होते थे, उनके मूल हाव भाव भी जुड़े होते थे। मुगल बादशाहों और उनके अभिजातों के शासनकाल में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था। मुगलों के समय में भी यह राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था, जहां इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए और वह एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गया। आगे चलकर यह दो परंपराओं अर्थात घरानों में फूला फला। आगे चलकर जो ये कथक नृत्य था, मुगलों के बाद दो घरानों में मुख्य रूप से फूला, जहाँ पर राजस्थान के जयपुर
के दरबार में और लखनऊ के अवध के नवाब जो थे अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक कला रूप में क्या हुआ उभरा। 1850 से 1875 के दौरान इस नृत्य शैली के रूप में इन दो क्षेत्रों ने ही नहीं बल्कि आज के पंजाब है 1850 से 75 के बीच पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर यह क्या हुआ स्थापित हो गया। इसकी प्रस्तुति में क्लिष्ट तथा द्रुत पथ संचालन, उत्तम वेशभूषा तथा कहानियों के प्रस्तुतिकरण एवं अभिनय पर जोर दिया जाने लगा। जो इसके संचालन करते थे उन्होंने इसकी वेशभूषा को भी एक निश्चित पहचान दी और जो कहानियों के प्रस्तुतिकरण है उसके अभिनय को उसको किस प्रकार से हम प्रस्तुत कर सकते हैं उस पर जोर दिया। अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह कथक को भी 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने क्या किया, नापसंद किया। फिर भी यह जीवित बचा रहा, गणिकाओं द्वारा पेश किया जाता रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में इसे 6 शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता मिल गई। देखें शास्त्रीय नृत्य क्या है। शास्त्रीय नृत्य किस कला के रूप को शास्त्रीय नृत्य माना जाए, इस प्रश्न पर उत्तर देना अक्सर क्या है, बहुत कठिन है। क्या हम उस रूप को या शैली को शास्त्रीय कहते हैं जिसका विषय धार्मिक हो, अथवा क्या हम उसे शास्त्रीय इसलिए मानते हैं इसलिए उसके लिए अत्यधिक कौशल की आवश्यकता होती है जो कई वर्षों में लंबे प्रशिक्षण से ही प्राप्त होता है, अथवा अन्य शास्त्रीय इसलिए हैं क्योंकि यह निर्धारित नियमों के अनुसार ही प्रदर्शित या प्रस्तुत किया जाता है, उसमें विभिन्नताओं को प्रोत्साहन नहीं किया जाता है। ये प्रश्न हैं जिन पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। यह भी स्मरणीय है कि बहुत से ऐसे नृत्य रूपों में जिन्हें लोक नृत्य की श्रेणी में रखा गया है, ये विशिष्टताएं पाई जाती हैं जिन्हें शास्त्रीय रूपों का विशिष्ट लक्षण बताया जाता है। यद्यपि शास्त्रीय विश्लेषण का प्रयोग उन कला रूपों की श्रेष्ठता का सूचक हो सकता है, फिर भी यह हमेशा शब्दतः सही नहीं है। अन्य अगर नृत्य रूप जिन्हें इस समय शास्त्रीय माना जाता है वो निम्नलिखित हैं। आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखने पड़ेंगे कि कौन सा जो शास्त्रीय नृत्य है वह किस क्षेत्र में मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। जैसे आप लोगों से पूछा जाएगा कि भरतनाट्यम तमिलनाडु में, कथकली केरल में, ओडिसी उड़ीसा में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, मणिपुर में। आप लोगों से पूछा जाएगा कि कथकली नृत्य कहाँ का है, केरल का है। ऐसे ही कुचिपुड़ी का संबंध किससे है, आंध्र प्रदेश से, भरतनाट्यम तमिलनाडु से, मणिपुर से। आप लोग यहाँ पर एक चित्र देख सकते हैं कथक नृत्य को करते हुए जो दरबारी चित्र है यहाँ पर बनाया गया है। किस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि कथक नृत्य यहाँ पर किया जाता है। आप और भी इसे देख सकते हैं। ये चर्चा थी हमारी आज कक्षा 7 हमारा अतीत पाठ नंबर 9 क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण भाग 1। इसके आगे हम जल्द ही भाग 2 पर चर्चा करेंगे और साथ ही अभ्यास प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं। आप यूं ही हमारे साथ बने रहे, मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।